दिल्ली सरकार की शराब की नीतियों के खिलाफ आज मौन उपवास रखा गया है भाजपा की तरफ से। मगर भाजपा के जो आदेश गुप्ता जी हैं दिल्ली प्रदेश, वो दिखाना चाहेंगे, वो मंच पर बैठे हुए हैं और लगातार जो भाजपा के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो नीति है, यानी शराब के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं उसके लेकर एक कह सकते हैं उपवास रखा गया है। और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार अपनी नई नई रणनीतियाँ लेके आ रही है, इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को दिक्कतें आने वाली है। सरकार की जो नई शराब नीति आई है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से ये मौन उपवास रखा गया है। ये बीजेपी का उपवास नहीं है, ये जनता का उपवास है। इसमें RWA, ट्रेडर एसोसिएशन और सभी वर्गों के लोग हैं यहाँ पर। सवाल ये नहीं है कि दिल्ली में शराब पर पाबंदी नहीं है। शराब ये है कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल मुख्यमंत्री शराब को ऐसे परोस के दे रहे हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण हो और ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा उसके अंदर फंसे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो संस्कार देने का काम करते हैं। आज दिल्ली के अंदर मुश्किल से 300 दुकानें होंगी, पर अब जिस दिल्ली के अंदर पानी सारी दिल्ली में बराबर नहीं आता है। आपको पता होना चाहिए कि एक जगह पानी ज़्यादा आता है तो दूसरे क्षेत्रों में दिल्ली में पानी नहीं। वहाँ पर केजरीवाल सरकार कहती है कि हम पूरी दिल्ली के अंदर शराब बराबर देंगे, या फिर यूँ कहें कि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की राजनीति की जा रही है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। ठंडी क्षेत्रों में होने वाली फसलें अब जनपद जालौन की क्षेत्रीय भूमि पर भी होंगी। जम्मू कश्मीर व अन्य ठंडी जगहों में होने वाली फसलें अब जनपद जालौन की भूमि पर भी देखने को मिल रही हैं। पहले हमारे जनपद जालौन की भूमि पर जूट, बाजरा, गेहूं, जौ, सरसों, मक्का, धान व अन्य प्रकार की मौसमी फसलों को किसान अपने खेतों में उत्पन्न किया करता था, लेकिन केसर राजमा की फसल से होने के कारण क्षेत्रीय दृष्टिकोण में किसानों में अलग ही प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड की सूखी धरती पर यहाँ के प्रगतिशील किसान सोना उगाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही कार्य कर दिखाया जनपद जालौन के किसान ने। आपको बता दें कि जनपद जालौन के ग्राम सिरसा दोगड़ी निवासी किसान दयाशंकर हेडाट फौजी ने अपने खेतों में केसर व राजमा की फसल करके किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आपको बता दें केसर व राजमा की फसल उनके खेतों में लहरा रही है। किसान का कहना कि अब वह इस फसल को बेचकर मुनाफा कमाएंगे। मैंने जो राजमा बोया है वो 1 बीघा के अनुसार, जैसे 1 बीघा में 5 किलो बीज लग जाता है और इसकी पैदावारी ठीक होती है, तो ये करीब 5 कुंटल बीघा के हिसाब से निकल आता है। और जो मैंने बीज लिया है वो 120 रुपये किलो मेरे को मिला था। और मंडी में भी बताते हैं कहीं भी इसको बेच सकते, इसमें कोई किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केटिंग सेल जी क्या रेट है? चल रिटेल में ऑर्डर है तो रिटेल में जो बेचते हैं वो 120 रुपये किलो बेचते हैं, और होलसेल में अगर मान लिया जाए तो 10,000 रुपये तो चला जाता है। इसके अलावा सरकार उन्हें प्रोत्साहित करे तो जनपद जालौन व अन्य बुंदेलखंड के शहरों में केसर व राजमा की फसल महक छोड़ेगी। एनबी न्यूज़, मयंक राजपूत, जालौन। सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से जो आदेश जारी किया गया था कि सभी केंद्रों पर 1 अप्रैल से सरकारी गेहूं की खरीदारी शुरू हो जाएगी, तो वहीं आज राया उपमंडी में SMI राया केंद्र पर यहाँ केंद्र लगाया गया है, जिसको लेकर किसान यहाँ आ रहे हैं और किसानों के द्वारा यहाँ अपना पंजीकरण भी कराया जा रहा है। वहीं सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य जो रखा गया है वो 1975 रुपये रखा गया है और किसान 1975 रुपये में अपने माल को यहाँ केंद्र पर बेच सकता है। मंडी में आज से एक तारीख है। सरकार के निर्देशानुसार 1 तारीख से गेहूं खरीद प्रारंभ होनी है। क्रय केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। किसानों के पंजीकरण जारी हैं। पंजीकरण और सत्यापन उपरांत नियमानुसार मानक के अनुसार गेहूं आने पर क्रय केंद्र पर गेहूं का क्रय प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, जैसे किसी किसानों का जैसे पंजीकरण नहीं हुआ है तो उनका क्या माल यहाँ खरीदा जाएगा? नहीं, बगैर पंजीकरण के किसी भी किसान का खाद्यान्न वही गेहूं क्रय केंद्र नहीं क्रय किया जाएगा। अच्छा, ये पंजीकरण अनिवार्य है। ये सरकार का आदेश है? ये सरकार का है। वही सरकार के द्वारा यह भी एक आदेश है कि जिसका पंजीकरण होगा वही किसान यहाँ सरकारी केंद्रों पर अपना गेहूं बेच पाएगा। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़।
महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर संजय निरुपम और उनके तमाम होटल कारोबारी इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है सर और किस तरह का नीचे? एक ही मांग है कि फिर से दोबारा आप लॉकडाउन लेके मत आइए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन से इतना तबाह हो चुके हैं लोग मुंबई में, इतनी बेरोजगारी बढ़ी, इतने लोग मर गए, इतने लोगों को मजबूरन गांव भागना पड़ा कि फिर से वही संकट पैदा मत करिए। कोरोना की दूसरी लहर आ रही है तो उससे लड़ने का तरीका है, लेकिन लॉकडाउन एकमात्र तरीका नहीं है। बिल्कुल कोरोना से लड़ना चाहिए, लोगों को बोलिए सावधानी बरतें, लोग सावधानी बरत रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। पिछले साल वैक्सीन नहीं था, इस साल वैक्सीन है, तो इतना ज़्यादा हेल्पलेसली काम करने की क्या जरूरत? 8 बजे के बाद सारे होटल बंद रहेंगे, इन होटलों का धंधा ही तब चलता है। तो आप लोगों के सामने भुखमरी की नौबत लेकर के आए हैं, ये गलत है। सरकार से हमारी मांग है कि आप जितना जल्दी हो लॉकडाउन का प्रस्ताव वापस लीजिए और जो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाए हैं उसको वापस लीजिए। निरुपम भी आप खुद सरकार में, कांग्रेस सरकार में, उसके बावजूद भी इस तरह से निदर्शन करने इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं कांग्रेस के जो बैठे हुए सरकार में लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर दबाव डालिए और लॉकडाउन रद्द करने की बात करिए। ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, 8 बजे ही सारी दुकान। गलत है, नाइट कर्फ्यू गलत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोरोना का वायरस रात को नहीं घूमता है, दिन में सो जाता है, रात को घूमता है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए, तो जाहिर तौर पर लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के बाद अब लॉकडाउन लगाने की जिस तरह से तमाम बातें चल रही है, उस अटकलों को विराम लगाते हुए संजय निरुपम ने साफ तौर पर कह दिया है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार को इस पूरे मामले में अमल करना चाहिए, क्योंकि लोग जिंदा रहेंगे तो कोरोना से बचेंगे। कैमरा पर्सन विनय सिंह की समझ एनबी न्यूज मुंबई। धर्मनगरी अयोध्या में प्रधान ग्राम पंचायत के दौर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। थाना गोसाईगंज के गांव त्रिलोकपुर के मजरा डफरपुर में 2 लोगों की मृत्यु का मामला प्रकाश में आया। एक व्यक्ति की मृत्यु आज सुबह हुई और एक की मृत्यु कल हुई थी। ये बताया जा रहा है कि होली के दिन रात में निवर्तमान प्रधान के घर पे भोजन हुआ था और साथ ही साथ वहाँ पे शराब पिलाई गई थी और ये शराब देसी शराब पिलाए जाने की बात बताई जा रही है, जो बॉटल्स में सर्व होती है। 2 लोगों की मृत्यु जिनकी हुई है उसमें एक निवर्तमान प्रधान का चचेरा भाई बताया जा रहा है तथा एक उसी गांव के दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई है। 3 लोग अभी बीमार हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। प्रधान फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं, जल्द ही हम उसको गिरफ्तार कराएंगे। आपको बताते चले कि थाना गोसाईगंज के त्रिलोकपुर ग्राम सभा में निर्मित मान प्रधान के यहाँ होली पर शराब की पार्टी चल रही थी, जिसमें प्रधान के चचेरे भाई की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई और एक गांव का रहने वाला निवासी उसकी भी मौत हो गई। वहीं 3 लोगों का इलाज अभी भी हॉस्पिटल में जारी है। मौके की सूचना मिलते ही पहुंचे अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा व एसएसपी ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी के लिए एक संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुट गया है। ग्राम पंचायत चुनाव नजदीक आते ही इस समय सभी ग्राम सभा में धड़ल्ले से वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटने का काम जारी है। ऐसे में पुलिस कहीं न कहीं छापेमारी भी कर रही है। इसके पहले अयोध्या जनपद में 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब को भी बरामद कर कार्यवाही की गई थी। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। झांसी पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस को अफीम की खेती की सूचना मिली। हम आपको बता दें कि झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत लहरगिर्द के पास स्थित एक खेत में अफीम की खेती की सूचना पर पुलिस अपने बल के साथ खेत पर पहुंची। सीपरी बाजार को सूचना प्राप्त हुई थी कि लहरगिर्द चौकी क्षेत्र में ग्राम लहरगिर्द में कुछ लोगों द्वारा गेहूं और जौ की फसल के बीच बीच में अफीम की खेती की जा रही है। इस सूचना पर जो फसल जो गेहूं और जौ के साथ उगाई जा रही थी वो अफीम की ही प्रतीत हो रही थी। उसको उखड़वा करके और मौके पर उसको सीज किया जाएगा। उसके संबंध में जो भी उसके खेत के मालिक है, इनका नाम संतोष राजपूत और हरिओम राजपूत है, उनसे ये मांगा गया है कि क्या उनके पास अफीम की खेती का कोई लाइसेंस है, कोई परमिट है
या कोई अधिकृत किया गया है अथवा नहीं। यदि उनके द्वारा बिना लाइसेंस के ये खेती की जा रही है तो उस पर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने खेती देखी तो देखा गया कि यहाँ अफीम की खेती की जा रही थी, लेकिन पुलिस अभी इस बात से सहमत नहीं है कि ये अफीम की खेती है कि नहीं। हालांकि पुलिस विभाग ने इसकी सूचना नार्कोटिक्स विभाग को दे दी है और जब नार्कोटिक्स विभाग की टीम इस खेत पर पहुंचेगी तभी जाकर पता चल पाएगा कि ये अफीम की खेती है कि नहीं। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ANV न्यूज़, झांसी। रीवा जिले में बुधवार तकरीबन 12 बजे दोपहर को एक श्रमिक की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने हंगामा कर दिया। द्वारा पुनः उनको समझाई दी गई। मौके पर SDM तहसीलदार सभी मौजूद थे, CSP साहब मौजूद थे, करीब 7-8 थानों का बल मौजूद था, थाना प्रभारी पुलिस लाइन का बल भी मौजूद था, करीब 40 से 50 के आसपास पुलिस बल मौजूद था। इसके बाद भी लोगों ने वहाँ पर पुलिस की बात ना मानकर वहाँ से बॉडी नहीं हटाई, ना पुलिस को सुपुर्द की। पुलिस ने जब बॉडी को लेने का प्रयास किया तो पुलिस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। पुलिस के कई कर्मचारी, करीब 1 दर्जन के आसपास कर्मचारी अधिकारियों को चोट लगी। हमारे CSP साहब, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी कई घायल हुए। चौकी प्रभारी को तो संभवतः फ्रैक्चर भी है, मेडिकल करा दिया गया सभी का। उसके बाद पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, जिससे लोग वहाँ से भाग गए। बॉडी को लाके सुरक्षित मर्चरी रूप में रखवा दिया गया था रात में। PM करने के लिए अभी डॉक्टर साहब लोगों को बता दिया, परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। और जो उसमें इन्होंने हरकतें की हैं, जो जाम लगाया, उसके बाद जो JP के पास पुलिस पे हमला किया और उसके बाद JP के गेटों में भी तोड़फोड़ की, उनके ऊपर 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। पूरा मामला रीवा जिले के चौराहटा थाना अंतर्गत नौबस्ता चौकी का है, जहां पर एक श्रमिक जो कि ग्रीसिंग का काम करता था, वह JP सीमेंट के अंदर लगे बल्कर में ग्रीसिंग का काम कर रहा था। ग्रीसिंग करते समय बल्कर चालक ने बल्कर को आगे बढ़ा दिया, जिससे श्रमिक की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने नौबस्ता में ही चक्का जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। वहीं परिजनों की मांग थी कि के परिवार में जो 3 बच्चियां हैं उनको नौकरी दी जाए और 60 लाख रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया जाए। मृतक कोमल साकेत, उम्र तकरीबन 40 वर्ष, जो कि उमरिया थाना रामपुर बघेलान सतना का निवासी है और नौबस्ता में रहकर अपना पालन पोषण करने के लिए ग्रीसिंग का कार्य करता था। लेकिन जब परिजन हंगामे पे बैठे और धरना प्रदर्शन शुरू करने लगे, हंगामा शुरू कर दिए, तो वहां पर पुलिस बल पहुंचा और उन्हें समझाइश देने की कोशिश करने लगा, लेकिन परिजन नहीं माने। परिजन अपनी मांग पर डटे रहे, जिससे बीती रात्रि देर रात्रि तक हंगामा चला और देर रात्रि भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और परिजनों को समझाइश देने की कोशिश करने लगी, लेकिन परिजन नहीं माने। तब पुलिस ने अफरा तफरी मचाने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने पर गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दिया। अब पत्थरबाजों पर कार्यवाही करना शुरू कर दी है और पत्थरबाजों की तलाश जारी कर दी है। कुछ पत्थरबाज मिले हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज करके उन्हें पकड़कर अभी बैठाया गया है और अभी कुछ की तलाश जारी है। ANV न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी।
मुरैना के बाद अब भिंड में भी जहरीली शराब पीने से मरने का मामला सामने आया है, जिसका आरोप पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने लगाया है। गोविंद सिंह के अनुसार भिंड में मरने वालों की संख्या 5 है, तो वहीं भिंड से लगे उत्तर प्रदेश के गांव में मरने वालों की संख्या 2 बताई गई है, जबकि यदि 3 लोग और हैं जो कि भिंड के चत्तर गांव के बताए गए हैं। चत्तर गांव में जब शराब नहीं मिली तो उन्होंने अन्य एल्कोहल पिया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। यदि इन सबको मिला के जोड़ा जाए तो कुल संख्या 10 पर पहुंच गई है। जबकि इस संबंध में जब हमने जिला आबकारी विभाग के अधिकारी आर के तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी ये सब कहने से कुछ भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है। जबकि कुछ लोगों की रिपोर्ट आई है, जानकारी ली गई है, तो कुछ दारू नहीं पीते थे, बीमारी के कारण मरना बताया गया है। तो वहीं 4 लोगों की मरने की खबर है, वो लाहौर विधानसभा क्षेत्र से है, जिनमें असनेहट और जैतपुरा गोड़ा गांव के लोग बताए गए हैं। इस संबंध में लाहौर एसडीओपी अवनीश बंसल ने बताया है कि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है, जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही पता लगेगा कि मरने का क्या कारण है। हालांकि इस संबंध में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीधा आरोप लगाया है कि जो भी मृतकों की संख्या है जो 7 पर बताई है, वो कहीं ना कहीं जहरीली शराब पीने के कारण ही हुई है। हालांकि शराब माफियाओं के दबाव के चलते परिजन इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक मामला रौन के नौदा गांव से आया था, जो कि महगांव से वार्ड क्रमांक 13 से अपनी ससुराल गया था। वहां दारू पीने से उसकी रौन अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी, जिसका आरोप परिजन भी लगा रहे हैं। लेकिन अभी इस संबंध में कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मुरैना के बाद ये भिंड में बहुत बड़ी हादसा बताया जा रहा है, जिससे शराब पीने या शराब जैसे अल्कोहल लेने से लगभग 10 लोगों की मौत हुई है। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। आगामी पंचायती चुनाव को लेकर आपको बता दें, बिजनौर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिला अधिकारी रमाकांत पांडे और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आज मंडावर और आपको बता दें वहीं किरतपुर थाना क्षेत्र में भी जो भी अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहां पर जाकर उनका जायजा किया। आपको बता दें जिस तरह से मतदान के गणना होगी और जिस जगह गणना होगी उन स्थलों का भी उन्होंने निरीक्षण किया और पूरी तरह से बिजनौर प्रशासन जिस तरह से 19 तारीख में मतदान होने हैं और 7 तारीख में नामांकन किए जाएंगे, उसको लेकर पूरी तरह से बिजनौर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है बिजनौर प्रशासन। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज़ बिजनौर। आम आदमी पार्टी ने आज गोरखपुर में अपने 29 जिला पंचायत उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ये उनकी पहली सूची है। सूची जारी करने के लिए दिल्ली के एक विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी स्वयं आए थे। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करेंगे। अखिलेश पति त्रिपाठी ने सूची जारी करने के बाद योगी सरकार पे जम के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, गुंडों का राज चल रहा है। अभी हाल ही में गगहा में लगातार 3 हत्याएं हुई हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है। भ्रष्टाचार पे आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार इतनी भ्रष्ट है कि जिस समय महामारी का काल था, दौर चल रहा था, उस समय वो 800 मीटर 29 लोगों की सूची आज जारी कर रहे हैं गोरखपुर जनपद से जो जिला पंचायत के उम्मीदवार होंगे। ये और ऐसे ही आगे अभी 29 लोगों की सूची जारी की जा रही है। कल या परसों में फिर एक सूची जारी करेंगे। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी ने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रभारी आदरणीय सांसद माननीय संजय सिंह के नेतृत्व में जिला पंचायत के प्रत्येक सीट पर चुनाव लड़ने का और विधानसभा के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उसी संदर्भ में आज आपके सामने हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसकी कीमत
बढ़िया क्वालिटी कीमत 1000 से 1500 रुपये है। इसी योगी सरकार ने 3000 से 5000 रुपये की खरीद दिखा के सरकारी धन को लूटा। अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार को उसके किए हुए कुकर्मों की सजा दे। भाजपा को सीट से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने कहा कि आप पार्टी एक सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेगी और मैं रघु गुप्ता, एएनबी न्यूज, गोरखपुर। मिर्जापुर जनपद स्थित मंडलीय अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गया जब अस्पताल के पीछे खराब पड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई और आग विकराल रूप धारण कर लिया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये हॉस्पिटल के पीछे का एरिया है जो एकदम गंगा के किनारे है और उधर जो है 108, 102 की कुछ कंडम एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। उसी एरिया में कुछ घास फूस भी है, उसी में आग लग गई है और इसकी सूचना मिलते ही मैं भी पहुंच आया यहाँ पे। पुलिस, लोकल पुलिस जो है, पुलिस चौकी से भी आ गए लोग और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने उसको पूरी तरह से काबू पा लिया है। अब आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड द्वारा मिर्जापुर से एएनबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। तो भी ये लोग जाके उस वार्ड में अपना आधार कार्ड देके, अपना परिचय पत्र देके भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। उज्जैन से एएनबी न्यूज़ के लिए विजेंद्र यादव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता से एक वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी सड़कें गड्ढा युक्त हैं उन सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी कुछ उत्तर प्रदेश के जिलों की सड़कें बेबसी के आंसू रो रही हैं। सड़कों में गहरे गड्ढे नज़र आ रहे हैं और सरकार के ही कुछ अधिकारी सरकार की योजनाओं और वादों पर पलीता लगाते नज़र आ रहे हैं। ताज़ा मामला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के करनपुर रोड रामपुर को जोड़ने वाले रोड के सामने आए हैं। इस रोड के इतने जर्जर हालात हैं कि इस रोड में गहरे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। यहां से गुजरने में वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कत का सामना कर गुजरना पड़ रहा है और अपना सफ़र वाहन चालक तय कर रहे हैं। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर कहना था कि पिछले काफ़ी सालों से हम इसी रोड से इस बुरे हालात से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ कोई भी अधिकारी इस रोड को पढ़वाने के लिए ध्यान नहीं दे रहा है। जब हमारी बातचीत AWC इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से हुई तो प्रिंसिपल ने बताया कि हमारे कई सांसद और विधायकों से इस रोड को पढ़वाने की बात हुई थी, लेकिन उन नेताओं ने भी इस रोड को पढ़वाने के लिए कोई गौर नहीं दी। ये रोड इतने जर्जर हालात में है कि इस रोड में गहरे गड्ढे हो चुके हैं और यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को गहरे गड्ढों से होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रिंसिपल का कहना है कि कई बच्चों की बाइक से उछल करके मृत्यु हो चुकी है और एक बुजुर्ग की बाइक से गिरकर मौत हो गई है। लेकिन PWD के अधिकारी इन हादसों को देखने के बाद भी इस रोड को पढ़वाने के लिए कोई गौर नहीं दे रहे हैं। इस रोड के इतने जर्जर हालात हैं कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़क में गहरे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। AWC इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने अब सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस रोड को जल्द ही पढ़वाया जाए और जो इस रोड के गहरे गड्ढे होने की वजह से हादसे हुए हैं उन हादसों पर रोक लग सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन इस रोड को पढ़वाने के लिए क्या निर्माण कार्य कब तक शुरू कराता है या फिर ये रोड इसी तरह गहरे गड्ढे और बेबसी के आंसू रोता रहेगा और सरकार की योजनाएं और वादों पर कुछ अधिकारी पलीता लगाते रहेंगे। अपने सहयोगी नबी अहमद के साथ ANB न्यूज़ बाजिद अली, मुरादाबाद।